आज 25 है ना? हेलो हेलो हेलो। हाँ जी। क्या हाल है? कितना हुआ था लास्ट क्लास में? अकाउंटिंग इन द बुक्स ऑफ परचेजिंग कंपनी बताया था ना? ठीक। अकाउंटिंग इन द बुक्स ऑफ परचेजिंग कंपनी। करें, स्टार्ट करें? हाँ, क्या क्वेश्चन नंबर कौन सा बोल रहे थे? 7 नहीं हुआ? एक मिनट देख लेते। 7 नंबर। ये इसका तो सॉल्यूशन भी दे रखा है। चलो देखो, क्वेश्चन नंबर 7। बाकी और कौन सा था? 6 और अच्छा 2 और 7, 2 हो गया। ठीक है, देखो, द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ टू कंपनीज हरी लिमिटेड एंड वायु लिमिटेड एज एट 31 मार्च 21 वाज एज अंडर। शेयर कैपिटल 11,4, रिजर्व एंड सरप्लस 70,70, लॉन्ग टर्म प्रोविजन में 50,50, 50 और 20, ट्रेड पेबल 31,1 और 80। पीपीई दे रखा है, इंटेंजिबल एसेट दे रखा है, करंट एसेट में इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ये हर जगह उसने इक्विपमेंट लिख रखा है, इक्विवेलेंट है ये। शेयर कैपिटल में इक्विटी शेयर इसका 10 लाख है, इसका 3 लाख, इसका प्रीफरेंस शेयर 1 लाख है, इसका प्रीफरेंस शेयर 1 लाख है। दोनों का ही 1 लाख है, बस रेट अलग अलग है। रिजर्व एंड सरप्लस में जनरल रिजर्व है, रिटायरमेंट ग्रेचुटी फंड 50,000, 20,000, इधर लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट मशीनरी और इधर गुडविल। हरी लिमिटेड एब्सॉर्ब वायु लिमिटेड ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। 10% preference shareholder are to be paid at 10% premium by issue of 9% preference share of हरी लिमिटेड। मतलब प्रीफरेंस शेयर होल्डर को हम अपने प्रीफरेंस शेयर देंगे, लेकिन 10% प्रीमियम पर, 10% प्रीमियम पर, यानी 10% प्रीफरेंस शेयर आर टू बी पेड एट 10% प्रीमियम। तो बताओ, ये प्रीमियम ऑन रिडम्पशन है या प्रीमियम ऑन इशू? प्रीमियम ऑन रिडम्पशन है, ये देखो, यानी 10% प्रीफरेंस शेयर होल्डर आर टू बी पेड एट 10% प्रीमियम बाई इश्यू ऑफ 9% प्रीफरेंस शेयर ऑफ हरी लिमिटेड। अब इसमें यह नहीं बोला हरी लिमिटेड ने अपना शेयर कितने में दिया, तो नहीं दिया होगा तो हम मानेंगे पार पर दिया। ठीक है, तो इसके प्रीफरेंस शेयर थे कितने? 1 लाख। 1 लाख में 10% ऐड कर लो, तो 1,10,000 प्रीफरेंस शेयर होल्डर का क्लेम है। प्रीफरेंस शेयर होल्डर का क्लेम है 1,10,000। अच्छा, इसको अगर मैं 100 से डिवाइड कर दूं तो बताओ वो कितने शेयर इशू करेगी? 1100 शेयर इशू करेगी परचेजिंग कंपनी टू प्रीफरेंस शेयर होल्डर ऑफ वेंडर कंपनी। ठीक है। गुडविल ऑफ वायु लिमिटेड 50,000 है, बिल्डिंग आर वैल्यूड 150 एंड मशीनरी एट 160। इन्वेंट्री टू बी टेकन ओवर एट 10% लेस वैल्यू एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 7.5%। ठीक है, ये एसेट किस किस वैल्यू पर लिया वो दे रखा है। फिर आपसे कहता है इक्विटी शेयर होल्डर ऑफ वायु लिमिटेड विल बी इशूड नेसेसरी इक्विटी शेयर एट 5% प्रीमियम। अब आपको क्वेश्चन में ये नहीं बताया कि इक्विटी शेयर होल्डर को कितने शेयर दिए, ये तो बताया नहीं, तो इसका मतलब पीसी मिसिंग है। जब पीसी मिसिंग होता है तो आपको पीसी कैलकुलेट करना पड़ता है। कैसे? नेट एसेट मेथड से।
यानी आपको नेट एसेट मेथड से पीसी निकालना है। तो नेट एसेट मेथड से जब पीसी निकालोगे तो जो भी एसेट आएंगी उसकी मार्केट वैल्यू लो, जो भी लायबिलिटी आई उसकी पेबल वैल्यू उसमें से घटा दो, जो बचेगा नेट एसेट बचेगा। नेट एसेट में से प्रीफरेंस को 1,10,000 दिए वो हटा दो, तो बाकी जो बचेगा वो पीसी फॉर इक्विटी शेयर होल्डर आएगा। और इक्विटी शेयर होल्डर को जो दोगे वो 5% प्रीमियम पर, तो उसका शेयर का जो रेट है वो है 10, उसमें अगर 5% प्रीमियम ऐड करोगे तो इशू प्राइस क्या हो जाएगा 10.5। तो जो भी पीसी आएगा उसको 10.5 से डिवाइड करोगे तो नंबर ऑफ शेयर आ जाएंगे। क्वेश्चन में शायद सॉल्यूशन दे रखा होगा, नहीं दे रखा? तो ये देखो, ये पीसी कैलकुलेट देखो क्या हुआ है। ये देखिए पीसी सारी एसेट का 6,30,000 की एसेट है, उसमें से जो लायबिलिटी पेबल है वो हटा दो, तो ये आ गया नेट एसेट यानी पीसी 530। अब इसमें से प्रीफरेंस को कितना दिया 1,10,000, बाकी जो बचा वो इक्विटी शेयर होल्डर का बचा, बाकी पीसी जो बचा वो इक्विटी शेयर होल्डर का बचा। तो इक्विटी शेयर होल्डर का पीसी कितना है 4,20,000। 4,20,000 को 10.5 से डिवाइड कर दो तो बताओ कितने होगा 40,000 शेयर ऑफ ₹10 एट ₹10.5। ये इक्विटी शेयर होल्डर को पीसी दोगे। ठीक है, मतलब इस क्वेश्चन में पीसी नेट एसेट मेथड से निकलेगा। क्यों निकलेगा नेट एसेट मेथड से? क्योंकि आपको टोटल पीसी नहीं दे रखा, प्रीफरेंस को कितना देना है ये तो दे रखा है, लेकिन इक्विटी को कितना देना वो नहीं दे रखा। और कभी भी इक्विटी में इक्विवेलेंट नंबर ऑफ शेयर नहीं मानते जब तक क्वेश्चन बोले ना कि भाई जितने शेयर वेंडर के पास पहले थे उतने ही शेयर हम देंगे, ऐसा नहीं मानते। ठीक है, चलो अब मैंने आपको कुछ जगह छुड़वाई थी, परचेसिंग कंपनी की बुक में एक पेज छुड़वाया था, है ना? तो आइए जरा परचेसिंग कंपनी की बुक में हम लोग और एंट्री बनाते हैं आगे। कितनी एंट्री बताई थी परचेसिंग की बुक में? 5 एंट्री बताई थी। अब आप लोग लिखेंगे एंट्री नंबर 6। परचेसिंग कंपनी की बुक में एंट्री नंबर 6, और इसमें लिखेंगे स्टैट्यूटरी रिजर्व ऑफ वेंडर कंपनी मेंटेन्ड बाई परचेसिंग कंपनी, मेंटेन्ड बाई परचेसिंग कंपनी। स्टैट्यूटरी रिजर्व ऑफ वेंडर कंपनी मेंटेन्ड बाई परचेसिंग कंपनी। पहले तो हम बात करते हैं स्टैट्यूटरी रिजर्व होते क्या हैं। आप लोगों ने टैक्स में पीजीबीपी में पढ़ा होगा कि कुछ रिजर्व हमको मेंटेन करने पड़ते हैं टैक्स बचाने के लिए। जैसे शायद टी कॉफी डेवलपमेंट रिजर्व पढ़ा है, टी कॉफी डेवलपमेंट रिजर्व सेक्शन 33A है वो, टी कॉफी डेवलपमेंट रिजर्व। अच्छा, शिपिंग रिजर्व पढ़ा? शिपिंग रिजर्व, रिजर्व तक क्या नहीं पढ़ाया? अच्छा, हाँ जी, देखो टी कॉफी डेवलपमेंट रिजर्व, शिपिंग रिजर्व, और मैं कुछ नाम लिखता हूं, इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व, एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व। अभी आपको यहां लिखना नहीं है, मैं बाद में नोट करवाऊंगा, अभी बस सुन लो मेरी बात ध्यान से, और सब लोग प्लीज कंसंट्रेट करें इधर। टैक्स में क्या होता है
कुछ ऐसे रिजर्व बनाए जाते हैं जिसमें गवर्नमेंट कहती है टैक्स पेयर को कि आप कुछ स्पेसिफिक चीजों के लिए रिजर्व बनाकर रखोगे तो फिर आपको हम टैक्स की छूट दे देंगे। जैसे जो एक्सपोर्ट कंपनी है तो वो कहते हैं हम देश के लिए काम कर रहे हैं, हम अपना गुड्स बनाकर विदेशों में बेचते हैं जिससे फॉरेन करेंसी हमारी कंट्री में आती है, तो हम देश के लिए भला कर रहे हैं तो हमको कुछ छूट मिलना चाहिए हमारे प्रॉफिट में। तो गवर्नमेंट कहती है ठीक है तुम ऐसा करो, एक इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व बना लो, जितना तुम रिजर्व बनाओगे उतने तक का टैक्स एग्जम्पशन तुमको मिल जाएगा और उस रिजर्व को बनाकर आपको अपनी बैलेंस शीट में रखना पड़ेगा। कितने साल तक वो गवर्नमेंट बताएगी, 5 साल 10 साल 8 साल, वैसे नॉर्मली 8 साल होता है, ठीक है कि 8 साल तक आप बनाकर रख लो इस रिजर्व को, 8 साल के बाद इसको यूज कर लेना, लेकिन 8 साल से पहले आप यूज नहीं कर सकते। आपने रिजर्व बनाकर रख लिया 8 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व। ऐसे ही टी कॉफी डेवलपमेंट का, जो टी कॉफी जो कंपनियां हैं जो टी कॉफी बनाती हैं, ठीक है ना, वो जो बेचती हैं या उगाती हैं जो भी है, तो वो उनको भी कहते हैं टी कॉफी डेवलपमेंट रिजर्व बनाकर रख लो तो हम तुम्हें कुछ एग्जम्पशन दे देंगे, जितना रिजर्व बनाकर रखोगे उतने का एग्जम्पशन मिल जाएगा टैक्स का आपको। तो उसमें भी 5 साल 6 साल 10 साल आपको बनाकर रखना है। अगर मान लीजिए आपको बोला गया कि ये इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व है या एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व है, ये अगर आपने बनाकर रखा और गवर्नमेंट ने कहा 8 साल तक बनाकर रखना है और 8 साल से पहले अगर आपने विड्रॉ कर लिया तो पूरा का पूरा टैक्स लग जाएगा आपके ऊपर, यानी कहीं आपने इससे डिविडेंड बांट दिया शेयर होल्डर को मान लो इस प्रॉफिट से, तो फिर टैक्स लग जाएगा। अगर 8 साल तक बोला गया है तो 8 साल तक मेंटेन करके रखना है, 8 साल के बाद यूज कर लो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब हम बनाते हैं, देखो ये वेंडर कंपनी की बैलेंस शीट है, यहां पर आपको पता है शेयर कैपिटल लिखा होता है, इक्विटी शेयर कैपिटल हो या कोई भी शेयर कैपिटल हो। उसके बाद में रिजर्व एंड सरप्लस। अब रिजर्व एंड सरप्लस में देखो जनरल रिजर्व है, उसमें पीएनएल है, अब उसमें कुछ स्टैट्यूटरी रिजर्व भी हैं। जैसे ये स्टैट्यूटरी रिजर्व इनको क्यों बोलते हैं, जब भी कोई रिजर्व किसी लॉ के अंडर बनाया जाता है उसको स्टैट्यूटरी रिजर्व बोलते हैं, मतलब लॉ के कहने पर, तो वो स्टैट्यूटरी रिजर्व कहलाता है। तो इसमें एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व हो सकता है, इसमें इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व हो सकता है, इसमें शिपिंग रिजर्व हो सकता है, इसमें टी कॉफी डेवलपमेंट रिजर्व हो सकता है, ये सारे रिजर्व हो सकते हैं। और फिर यहां देखो लायबिलिटी लिखी होती है और फिर इधर होता है एसेट, ये सब एसेट लिखी हुई है। अब वेंडर कंपनी मान लो है बी लिमिटेड, अब बी लिमिटेड के बिजनेस को ए लिमिटेड ने टेक ओवर कर लिया। अब ये जो इन्होंने रिजर्व बनाए हैं ये वाले, ये जो रिजर्व बनाए हैं ये स्टैट्यूटरी रिजर्व हैं सारे, इनको बनाने के लिए 8 साल तक इन्हें बनाकर रखना है। लेकिन अभी मान लीजिए 5 साल ही बीते हैं, अभी 5 ही साल बीते हैं, तो कितने साल अभी इनको और मेंटेन रखना है, 3 साल और मेंटेन रखना है। अब बी लिमिटेड को टेक ओवर कर लिया ए लिमिटेड ने। अब ए लिमिटेड जब टेक ओवर करती है तो आपने देखा है वो क्या उठाकर लाती है, वेंडर कंपनी का एसेट उठाकर लाती है और लायबिलिटी उठाकर लाती है, यानी नेट एसेट लेकर आती है। और नेट एसेट के बदले, यानी इन सब चीजों के बदले, ये शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस का टोटल भी नेट एसेट होता है, यानी एसेट माइनस लायबिलिटी करोगे तो क्या है, नेट एसेट। अगर आप शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस का भी टोटल कर दो वो भी क्या है, वो भी नेट एसेट है ना। अब सोचो ना, आप शेयर कैपिटल रिजर्व एंड सरप्लस का टोटल लगा दो, क्या है, नेट एसेट ही तो होगा वो। तो इस नेट एसेट के बदले परचेसिंग कंपनी अपने नॉर्मली शेयर्स देती है वेंडर कंपनी के शेयर होल्डर को, ठीक है ना। इन सब का हम क्या करते हैं, वेंडर कंपनी की बुक में क्या करते हैं, शेयर कैपिटल का, रिजर्व एंड सरप्लस का क्या करते हो आप, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हो या नहीं कर देते। जैसे ही आप इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट में इसको ट्रांसफर करोगे, इसको करोगे, इसको करोगे, इसको करोगे, ये तो आपने कितने साल के लिए बनाकर रखा था, 8 साल के लिए। अभी हुए कितने साल है, 5 साल। अब आपने जैसे ही इक्विटी शेयर होल्डर के अकाउंट में ट्रांसफर कराइए, इस तरीके से, एक तरीके से ये आपने उनको बांट दिया ना, बोलो, बांट दिया। जैसे ही ये आपने ट्रांसफर करा, गवर्नमेंट सामने आकर खड़ी हो जाएगी, वो कहेगी भाई साहब टैक्स। ये कहेंगे टैक्स क्यों,
कि तुमने 8 साल बनाने के लिए बोला था, तुमने 3 साल में ही खत्म कर दिया रिजर्व, 5 साल में ही खत्म कर दिया। 3 साल तुमको और बनाकर रखना था, लेकिन तुमने 5 साल में ही इस रिजर्व को खत्म कर दिया, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। ठीक है ना? अब ये कहेंगे अरे नहीं हमने तो खत्म नहीं किया, हमें तो उसने टेक ओवर कर लिया, इस वजह से हमारी कंपनी खत्म होगी, तो हम क्या करें? गवर्नमेंट कहती है इससे हमें कोई मतलब नहीं है, आपको टैक्स देना पड़ेगा तो देना पड़ेगा भाई, टैक्स दो, क्योंकि 8 साल तुमको मेंटेन करने के लिए बोला था, कितने साल हो गए? 5 साल, 3 साल तुमको और रखना है। अब वेंडर कंपनी परेशान हो गई। वेंडर कंपनी किसके पास भागेगी बताओ? परचेजिंग कंपनी के पास, जिसने उसे टेक ओवर कर लिया। उसने कहा तुमने तो हमको टेक ओवर कर लिया भाई, लेकिन हमारे पास गवर्नमेंट आ रही है टैक्स मांगने के लिए इन रिजर्व के लिए। तो परचेजिंग कंपनी वेंडर कंपनी से कहती है तुम परेशान मत हो, तुम्हारे रिजर्व हम मेंटेन रख लेंगे। कितने साल तक? यानी कितने बचे हुए साल हैं? 3 साल बचे हुए ना, 3 साल तक हम मेंटेन रख लेंगे। यानी परचेजिंग कंपनी कहती है भाई इस कंपनी को हमने टेक ओवर कर लिया, जब हमने टेक ओवर कर लिया तो इसका मतलब जो ये है वही हम है, तो आगे से इन रिजर्व को 3 साल तक हम मेंटेन करके रखेंगे। कौन से रिजर्व को? स्टैट्यूटरी रिजर्व को। आपने अभी तक जो एंट्री नंबर 2 बनाई थी, उस एंट्री नंबर 2 में आप एसेट और लायबिलिटी लाते थे ना उठाकर, या रिजर्व भी लाते थे? एसेट और लायबिलिटी लाते थे, रिजर्व नहीं लाते हो, ना शेयर कैपिटल लाते हो। क्यों? क्योंकि शेयर कैपिटल और रिजर्व के बदले हम पीसी पे करते हैं। उनको जो हम पीसी देते हैं वो किस लिए देते हैं? वो नेट एसेट के बदले ही तो देते हैं। तो जो एसेट लेकर आया, जो लायबिलिटी लेकर आया, वो नेट एसेट है। नेट एसेट मतलब शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस। तो उसके बदले हम अपना पीसी देते हैं, और पीसी में हम अपने क्या देते हैं? शेयर्स। नॉर्मली प्रीफरेंस को प्रीफरेंस शेयर देते हैं और इक्विटी को इक्विटी शेयर देते हैं। तो हम कहते हैं हमने एसेट डेबिट करते हैं, लायबिलिटी क्रेडिट करते हैं, लेकिन रिजर्व उठाकर नहीं लाते उसके। ठीक है? लेकिन अब अगर वेंडर कंपनी की बुक में कोई स्टैट्यूटरी रिजर्व है और उसको कुछ और साल तक मेंटेन करके रखना है एज पर इनकम टैक्स, तो हमें वो रिजर्व भी अपने यहां उठाकर लाने पड़ेंगे और उसे लाकर एंट्री डालनी पड़ेगी। अब कैसे एंट्री क्या डालेंगे? देखो स्टैट्यूटरी रिजर्व, उसके स्टैट्यूटरी रिजर्व मैं अपने यहां उठाकर लाऊंगा, तो एंट्री क्या बनेगी? एंट्री जो स्टैट्यूटरी रिजर्व है वो क्रेडिट हो जाएगा, स्टैट्यूटरी रिजर्व क्रेडिट हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व है तो इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व डेबिट क्रेडिट हो जाएगा। अगर एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व है तो एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व क्रेडिट हो जाएगा, जो है वो क्रेडिट हो जाएगा। अब डेबिट क्या करें? हाँ जी भाई, क्रेडिट तो आप रिजर्व उठा के लाओगे, उसको क्रेडिट तो कर लोगे भाई, उसका रिजर्व मेरा रिजर्व बन गया। अच्छा, और एक बात ध्यान रखना, उसके रिजर्व में जब लेकर आ रहा हूं तो ये मत समझना उसकी बुक में कोई अकाउंटिंग चेंज हो जाएगी। उसकी यहां वो जो अकाउंटिंग होती है वो वैसी ही होती रहेगी। ये तो हम अपने यहां सेपरेटली मेंटेन कर रहे हैं, वही रिजर्व, सेम रिजर्व अपने यहां मेंटेन कर रहे हैं, यानी परचेजिंग कंपनी। तो टू स्टैट्यूटरी रिजर्व, इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व, एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व, जो भी होगा। अब डेबिट किसको करें? अब हम पीएनएल को तो डेबिट कर नहीं सकते, क्योंकि ये हमने रिजर्व अपने प्रॉफिट से नहीं बना रहे हैं, ना हम अपने लिए बना रहे हैं, ये तो उसके रिजर्व हैं जो हम मेंटेन रखना चाह रहे हैं अपने यहां। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 हमको बोलता है कि आप ऐसा करो, अगर आपको वेंडर के स्टैट्यूटरी रिजर्व को कुछ सालों तक मेंटेन करना है, कुछ साल के बाद ये खत्म कर दोगे आप, जैसे 3 साल बीतेंगे आप खत्म कर दोगे इनको, तो हमें क्या करना होगा? हमें इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व या एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व को तो क्रेडिट करना है, लेकिन डेबिट किसको करना है? एक नोशनल अकाउंट खोलते हैं, उस नोशनल अकाउंट का नाम होता है अमालगमेशन एडजस्टमेंट रिजर्व अकाउंट डेबिट। अमालगमेशन एडजस्टमेंट रिजर्व अकाउंट डेबिट टू स्टैट्यूटरी रिजर्व, ये हम लोग एंट्री डालते हैं, और ये एंट्री डालकर स्टैट्यूटरी रिजर्व को अपने यहां उठाकर ले आते हैं। अब ये एंट्री जैसे ही डालोगे तो देखो स्टैट्यूटरी रिजर्व मेरी बुक में आ गए, और इनको मैं अपने रिजर्व एंड सरप्लस में दिखाऊंगा बैलेंस शीट के अंदर। अब ये वाला अकाउंट जो है इसको कहां दिखाएं? क्योंकि ये डेबिट बैलेंस है, तो पहले इसको एसेट साइड में दिखा देते थे पहले, लेकिन जब अब शेड्यूल 3 जब से आया तो उन्होंने कहा इसको आप एसेट साइड में नहीं दिखा सकते। क्यों? क्योंकि ये एसेट तो है ही नहीं,
ये फिक्टिशियस एसेट टाइप है एक तरीके से। तो इसको ये कहते हैं, आप ऐसा करो, इसको जो रिजर्व एंड सरप्लस आए ना उसी में से माइनस करके दिखा दो, टोटल में से ही। जैसे आपके बहुत सारे रिजर्व होंगे, आपका जनरल रिजर्व होगा, पीएनएल होगा, उसी में स्टैट्यूटरी रिजर्व भी होगा, फिर सबका टोटल लगाओ और उसी में से जो अमालगमेशन एडजस्टमेंट रिजर्व है ना उसको घटाकर दिखा दो। मतलब लायबिलिटी साइड में ही आप अमालगमेशन एडजस्टमेंट रिजर्व अकाउंट को माइनस करके दिखा दो रिजर्व एंड सरप्लस से। जैसे आपने देखा होगा ड्राइंग को कैपिटल में से माइनस करके दिखाते हैं, आप चाहो तो ड्राइंग को एसेट में भी दिखा दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बैलेंस शीट मैच कर जाएगी। लेकिन चूंकि ड्राइंग को हम एसेट मानते ही नहीं है, वो ऑनर कभी वापस करेगा ही नहीं, इसलिए उसकी कैपिटल में से घटाकर दिखाते हैं। समझ गए ना? इसी तरीके से स्टैट्यूटरी रिजर्व के अगेंस्ट जो आपने अमालगमेशन एडजस्टमेंट रिजर्व अकाउंट खड़ा किया है वो एसेट है ही नहीं रियल मायनों में। क्या कभी रियलाइज होगा ये एसेट? कभी रियलाइज होगा नहीं। और फ्यूचर में जाकर 3 साल के बाद जाकर जब ये टाइम बीत जाएगा तो आप इसे एंट्री को रिवर्स कर दोगे, रिजर्व खत्म कर दोगे, तो एंट्री क्या बन जाएगी 3 साल के बाद जाकर? स्टैट्यूटरी रिजर्व अकाउंट डेबिट टू अमालगमेशन एडजस्टमेंट रिजर्व अकाउंट। तो वो कहते हैं कि भाई AS 14 कहता है ये रिजर्व कभी रियलाइज तो होगा ही नहीं, तो इसलिए आप इसको नोशनल एसेट मानो और नोशनल एसेट मानकर इसे रिजर्व एंड सरप्लस में से ही माइनस करके दिखाओ। ठीक है, माइनस करके दिखाओगे। तो ये पूरा इसमें कॉन्सेप्ट है कि कभी कभी क्या होता है, वेंडर कंपनी की बुक्स में कुछ ऐसे रिजर्व दिख रहे होते हैं जो आपने किसी लॉ के अंडर बनाए होते हैं, खासकर इनकम टैक्स के अंडर, और जिसका कुछ पीरियड अभी बचा हुआ है, यानी जितने पीरियड के लिए आपको बनाकर रखना था उसमें से कुछ पीरियड बचा हुआ है, वो और पीरियड के लिए, क्योंकि कंपनी तो आज लिक्विडेट हो गई वेंडर कंपनी, तो वो तो अब मेंटेन रख नहीं सकती, तो परचेजिंग कंपनी को उतने पीरियड के लिए जो पीरियड बचा हुआ है उन रिजर्व को मेंटेन करके रखना पड़ता है, और उसके लिए वो ये एंट्री डालती है, अमालगमेशन एडजस्टमेंट रिजर्व अकाउंट डेबिट टू स्टैट्यूटरी रिजर्व अकाउंट। अब हम पहचानेंगे कैसे कि कौन सा रिजर्व स्टैट्यूटरी है और कौन सा नहीं है? तो देखिए नॉर्मली 4-5 रिजर्व ही होते हैं, उसी में से ही कोई होगा। सबसे ज्यादा 2 रिजर्व हैं जो फेमस हैं, एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व और इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व, जो आपको ज्यादातर क्वेश्चन में यही देखने को मिलेंगे। इसके अलावा शिपिंग रिजर्व हो सकता है, कोई फॉरेन प्रोजेक्ट रिजर्व हो सकता है, कोई टी कॉफी डेवलपमेंट रिजर्व, बस यही होते हैं। और उसमें भी क्वेश्चन आपको बता देता है कि ये रिजर्व है जो कुछ और साल तक मेंटेन करके रखना है, तो आप समझ जाना कि ये किसकी बात हो रही है, स्टैट्यूटरी रिजर्व की बात हो रही है। और उसका एक ही एंट्री बनानी है, अमालगमेशन एडजस्टमेंट रिजर्व अकाउंट डेबिट टू स्टैट्यूटरी रिजर्व अकाउंट। समझे? अच्छा, वेंडर की बुक में आप ये मत समझना कि वेंडर की बुक में कोई डिफरेंट ट्रीटमेंट होगा। वेंडर की बुक में तो नॉर्मल जितने भी रिजर्व होंगे वो सब आप इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट में ट्रांसफर करोगे ही करोगे, चाहे परचेजिंग इसको मेंटेन करे या ना करे। वेंडर की यहां जो आपने अकाउंटिंग पढ़ी है ना वो कंप्लीट है, समझ लो, उसमें कोई चेंज नहीं होने वाला, उसके ऊपर कोई एएस तो लगता ही नहीं है। जो भी कुछ अब अकाउंटिंग कॉम्प्लिकेशन होने वाली है या जो भी कुछ आने वाला है वो सब अब किसकी बुक में आने वाला है, परचेजिंग कंपनी की बुक में। तो ये 6 एंट्री जो है इसमें लिखिए आप, स्टैट्यूटरी रिजर्व ऑफ वेंडर कंपनी मेंटेन्ड बाई परचेजिंग कंपनी। तो यहां पर लिखेंगे समटाइम्स देयर इज certain reserve in books of vendor company which are made as per any law such as under Income Tax Act, under Income Tax Act, for which these reserves are to be maintained
for some more years. These reserves are to be maintained for some more years. आगे लिखेंगे since vendor company is liquidated, चूंकि वेंडर कंपनी तो लिक्विडेट होने जा रही है, सो दीज रिजर्व्स आर टू बी मेंटेन्ड और बाई परचेजिंग कंपनी फॉर रिमेनिंग फ्यूचर पीरियड. रिमेनिंग फ्यूचर पीरियड. ठीक है ना. रिमेनिंग फ्यूचर पीरियड के लिए इन रिजर्व को कौन मेंटेन करेगी? परचेजिंग कंपनी. और इसके लिए कंपनी एंट्री क्या डालेगी? देखो, जर्नल एंट्री, अमालगमेशन, एडजस्टमेंट, रिजर्व अकाउंट डेबिट टू स्टैट्यूटरी रिजर्व अकाउंट. अमालगमेशन, एडजस्टमेंट, रिजर्व अकाउंट डेबिट टू स्टैट्यूटरी रिजर्व अकाउंट. स्टैट्यूटरी रिजर्व will be shown in balance sheet of purchasing company under the head reserve and surplus and amalgamation adjustment reserve will also be shown under the head reserve and surplus, but as a negative फिगर. नेगेटिव फिगर करके दिखाना है आपको, माइनस करके. ठीक है, यानी स्टैट्यूटरी रिजर्व दिखाओगे, फिर वही माइनस करके दिखा दोगे, माइनस एडजस्टमेंट, अमालगमेशन एडजस्टमेंट, रिजर्व अकाउंट, तो माइनस करके दिखा दोगे. ठीक है जी. अच्छा, अब है सवाल कि स्टैट्यूटरी रिजर्व में आएगा क्या क्या. तो स्टैट्यूटरी रिजर्व इंक्लूड्स फॉलोइंग. यहां लिखेंगे स्टैट्यूटरी रिजर्व इंक्लूड्स फॉलोइंग. क्या क्या हो सकते हैं वो देख लो. includes following. includes following क्या क्या? नंबर 1, इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व. नंबर 2, एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व. मेरे ख्याल से तो आपको ज्यादातर क्वेश्चन में यही दोनों दिखेंगे बस. एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व.
बाकी हो सकते हैं जैसे शिपिंग रिजर्व, नंबर 4 शिपिंग रिजर्व के बाद नंबर 4 फॉरेन प्रोजेक्ट रिजर्व, नंबर 5 टी कॉफी डेवलपमेंट रिजर्व, टी कॉफी डेवलपमेंट रिजर्व। ये कुछ रिजर्व होते हैं जो आपके बस इन्हीं में से ही कोई रिजर्व दिखेगा और तो कोई होगा नहीं। बाकी अगर कोई हुआ तो आपको बताया जाएगा कि ये रिजर्व इनकम टैक्स के हिसाब से बनाया गया है या किसी और लॉ के हिसाब से बनाया गया है, जो 2-3 साल तक और मेंटेन करके रखना है। तो ये है हमारा 6 नंबर पॉइंट। बताइए जी, ठीक है यहां तक? ठीक। तो कभी भी कोई ऐसा रिजर्व है वेंडर कंपनी के पास स्टैट्यूटरी रिजर्व, तो उसे परचेजिंग कंपनी कुछ और साल तक मेंटेन करके रखेगी अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में, और उसकी एंट्री बनानी है आपको सिंपली अमालगमेशन एडजस्टमेंट रिजर्व अकाउंट डेबिट टू स्टैट्यूटरी रिजर्व अकाउंट। स्टैट्यूटरी रिजर्व अकाउंट को परचेजिंग कंपनी अपनी बैलेंस शीट में दिखाएगी रिजर्व एंड सरप्लस में, और अमालगमेशन एडजस्टमेंट रिजर्व को भी रिजर्व एंड सरप्लस में ही दिखाएगी, लेकिन नेगेटिव माइनस करके। ठीक है यहां तक? चलिए अब लिखेंगे पॉइंट नंबर 7, 7 नंबर पॉइंट। ये 6 एंट्री थी, 7 में लिखेंगे कॉन्ट्रा आइटम्स। नहीं ज्यादा बड़ा नहीं, कॉन्ट्रा आइटम्स, और ब्रैकेट में उसके आगे लिख लेना इंटर कंपनी ट्रांजैक्शंस। कॉन्ट्रा आइटम्स 7 नंबर पॉइंट। ब्रैकेट में लिख दीजिए इंटर कंपनी ट्रांजैक्शन। कॉन्ट्रा आइटम्स या फिर इंटर कंपनी ट्रांजैक्शंस इनको बोलते हैं। हेलो जी, बेटा इधर भी देख लिया करो कभी कभी, हम भी बैठे हैं सामने। मुझे तो लगता नहीं है। कॉन्ट्रा आइटम इंटर कंपनी ट्रांजैक्शंस। देखो ध्यान से सुनना मेरी बात को। इंटर कंपनी ट्रांजैक्शन क्या है? जैसे ए लिमिटेड ने गुड्स बेचा बी लिमिटेड को अमालगमेशन से पहले, यानी टेक ओवर किया उससे पहले ए ने बी को गुड्स बेचा। अब जब ए लिमिटेड ने अपनी बैलेंस शीट बनाई होगी तो बताओ वो यहां पर डेटर्स दिखाएगा, और उस डेटर्स में क्या दिख रहा होगा? बी लिमिटेड 1 लाख रुपए का मान लो। इधर बी लिमिटेड, ये ए लिमिटेड की बैलेंस शीट है, इधर बी लिमिटेड अपनी बैलेंस शीट बनाएगा। तो बी लिमिटेड अपनी बैलेंस शीट बनाएगा, उसमें यहां क्रेडिटर्स दिखाएगा, और उसमें क्या है? ए लिमिटेड कितने का? 1 लाख का, है ना? देखो ए ने बी को गुड्स बेचा, तो ए के लिए बी लिमिटेड डेटर्स है और बी के लिए ए लिमिटेड क्रेडिटर्स है। मतलब ए को बी से पैसे लेने हैं और बी को ए को पैसे देने हैं, यही है। अब थोड़े दिन के बाद, अभी सेटलमेंट हुआ नहीं था, ए ने बी को टेक ओवर कर लिया। जब ए बी को टेक ओवर करेगी तो उसकी सारी एसेट, सारी लायबिलिटी को अपने साथ उठाकर लाएगी। तो ये वाले जो क्रेडिटर्स हैं ये भी उठाकर लाएगी वो, और जब उसे यहां पर लाकर लिखेगी तो वो क्या है? ए लिमिटेड। अब बताओ ये बैलेंस शीट किसकी है?
ए लिमिटेड की। अब ए लिमिटेड की बुक में ए लिमिटेड खुद ही क्रेडिटर्स दिख रहा है, तो ये क्या पैसे अपने ही आपको देने हैं? भाई एक बात बताओ, ए ने बी को टेक ओवर कर लिया, तो ए की एसेट मेरी एसेट, मतलब जो ए ने बी को टेक ओवर कर लिया, तो जो बी की एसेट है वो ए की हो जाएंगी, और जो बी की लायबिलिटी है वो भी ए की हो जाएंगी। तो जो बी की लायबिलिटी थी एक क्रेडिटर्स, वो ए की ही बन गई। अब वो लायबिलिटी है किसके प्रति? ए के ही प्रति है। तो जब ए इसको अपनी बैलेंस शीट में लाकर लिखेगा तो वो कहेगा अच्छा ये पैसे तो मेरे को खुद को देने हैं। भाई उसकी लायबिलिटी जो आपको पे करनी है, तो उसकी लायबिलिटी अब ये मेरे ही प्रति है, तो मुझे खुद ही पे करनी है। और इधर देखो क्या दिख रहा है? डेटर्स। तो बताओ ये ए की है या नहीं है? क्यों? ए की तो है ये। मतलब ये पैसे जो बी है वही ए बन गया, जो बी था वो ए बन गया, क्योंकि ए ने बी को टेक ओवर कर लिया। तो ए बी प्लस मर्ज हो गई तो वो एक ही कंपनी हो गई, और जब एक ही कंपनी हो गई तो मतलब ये जो बी है वो भी एक तरीके से क्या बन गया? ए ही तो बन गया ये भी, है ना? तो ये 1,00,000 रुपए हमें अपने ही आपसे लेने हैं, और ये 1,00,000 रुपए यहां पर जो लिखे होंगे वो अपने ही आपको देने हैं। तो इसको बोलते हैं कॉन्ट्रा आइटम। क्या बोलेंगे? कॉन्ट्रा आइटम। तो इसे हमें क्या करना है? एलिमिनेट करना है। और जब इसको एलिमिनेट करोगे तो आपको डेटर्स में से भी 1,00,000 घटाना पड़ेगा, और क्रेडिटर्स में से भी 1,00,000 घटाना पड़ेगा। मतलब इसको आपस में आप काट दोगे तो एंट्री क्या बनेगी काटने के लिए? क्रेडिटर्स डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। ये आपको एंट्री बनानी पड़ेगी। तो अमालगमेशन से पहले क्या होता है? हो सकता है परचेजिंग कंपनी और वेंडर कंपनी में कुछ ट्रांजैक्शन हुए हो। परचेजिंग ने वेंडर को कोई गुड्स बेचा हो, या वेंडर ने परचेजिंग को कोई गुड्स बेचा हो, तो एक दूसरे के डेटर्स क्रेडिटर्स में दिख रहे होंगे। या मान लीजिए परचेजिंग कंपनी ने वेंडर के ऊपर कोई बिल ड्रॉ किया हो, या वेंडर ने परचेजिंग कंपनी के ऊपर कोई बिल ड्रॉ किया हो, तो एक में बीआर में दिख रहा होगा और एक के बीपी में दिख रहा होगा। या परचेजिंग कंपनी ने वेंडर को लोन दिया हो, या वेंडर ने परचेजिंग को लोन दिया हो, तो एक के लोन रिसीवेबल में दिख रहा होगा और दूसरे के लोन्स पेबल में दिख रहा होगा। बेटा प्लीज, हेलो यार, कॉन्सेंट्रेट करा करो, फिर आपको क्वेश्चन में दिक्कत होगी। जब पढ़ाता होता हूं तब तुमको ध्यान नहीं होता, ध्यान दिया करो। फिर कहोगे ट्रांजैक्शन का कैसे ट्रीटमेंट हो गया ये? भाई अभी ध्यान दोगे तभी तो समझ में आएगा। फिर से सुन लो, अगर एक दूसरे के ऊपर बिल ड्रॉ किए तो एक के बीआर में दिख रहा होगा, दूसरे के बीपी में दिख रहा होगा। तो जब दोनों मर्ज होंगी कंपनी तो उसको एक बीआर से भी हटाना पड़ेगा और बीपी से भी हटाना पड़ेगा। एक दूसरे को गुड्स बेचा गया तो एक के डेटर्स में दिख रहा होगा, दूसरे के क्रेडिटर्स में दिख रहा होगा। जब वो मर्ज हो गई तो एक ही कंपनी होगी ना। अब अपने ही आप से पैसे लेने हैं, अपने ही आपको देने हैं, तो कैंसिल करो उसको, डेटर्स क्रेडिटर्स को। लोन दे दिया एक दूसरे को, यह भी तो हो सकता है ना कि ए ने बी को लोन दे दिया, तो ए में लोन रिसीवेबल दिख रहा होगा, बी में लोन पेबल दिख रहा होगा, तो उसको कैंसिल कर दो आपस में, क्योंकि अब एक ही, दोनों मिलकर एक ही हो गए। अब जब दोनों मिलकर एक ही हो गए तो अपने ही आपको देना है, अपने ही आप से रिसीव करना है, तो उसको कैंसिल करो आपस में। तो इनको हम बोलते हैं कॉन्ट्रा आइटम या इंटर कंपनी ट्रांजैक्शन। इंटर कंपनी ट्रांजैक्शन का मतलब होता है जो एक दूसरे से ट्रांजैक्शन होते हैं, दैट इज कॉल्ड इंटर कंपनी ट्रांजैक्शन। तो नॉर्मली आपको यही सब देखने को मिलेगा, या तो डेटर्स क्रेडिटर्स देखने को मिलेगा, या बीआरबीपी मिलेगा, या लोन रिसीवेबल या लोन पेबल देखने को मिलेगा, जो एक दूसरे के उसमें होंगे। तो आपको क्या करना है, लायबिलिटी से भी हटाना पड़ेगा और इधर एसेट से भी हटाना पड़ेगा। अगर डेटर्स क्रेडिटर से मतलब गुड्स बेचा तो एक के डेटर्स में होगा, दूसरे के क्रेडिटर्स में होगा, वो हटा दो, ठीक है ना। अच्छा, अगर बिल ड्रॉ किए तो एक के बीआर में होगा, दूसरे के बीपी में होगा, तो बीआर से भी हटेगा, बीपी से भी हटेगा। और अगर लोन दिया एक दूसरे को तो एक के लोन रिसीवेबल में होगा, दूसरे के लोन पेबल में होगा, तो वहां से हटाना पड़ेगा, ठीक है। अब इनकी एंट्री क्या बनेगी? एंट्री बड़ा सिंपल है। क्या एंट्री? देखो, जो लायबिलिटी है वो डेबिट होगा, तो लायबिलिटी में क्या क्या हो सकता है? क्रेडिटर्स। दूसरा क्या हो सकता है? बीपी। तीसरा क्या हो सकता है? लोन पेबल, डेबिट। अब एसेट में क्या क्या होगा इनकी जगह? डेटर्स, बीआर
और लोन पेबल की जगह क्या हो सकता है? लोन रिसीवेबल्स। अच्छा, ये काम कहां करना है आपको, वेंडर की बुक में या परचेसिंग की बुक में? परचेसिंग कंपनी की बुक में करना है, वेंडर की यहां कुछ नहीं करना। वेंडर की यहां तो जो बुक वैल्यू ऑफ एसेट होती है वो सब रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर देते हो, जो बुक वैल्यू ऑफ लायबिलिटी होती है वो सब रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर देते हो। ये सारे जितने भी कॉन्ट्रा आइटम का ट्रीटमेंट है ये सब आपको करना पड़ता है इन द बुक्स ऑफ परचेसिंग कंपनी। अच्छा, इस एंट्री का इफेक्ट क्या होगा? इस एंट्री का इफेक्ट क्या होगा? डेटर से भी कम होगा, डेटर से भी कम होगा, बीपी से भी कम होगा, बीआर से भी कम होगा, लोन पेबल से भी कम होगा, लोन रिसीवेबल से भी कम होगा। यह आपका इफेक्ट होगा। ठीक है, तो यहां पर नीचे लिख देता हूं, डिडक्टेड फ्रॉम क्रेडिटर्स बीपी लोन पेबल्स in new balance sheet and also deducted from debtors oblique BR oblique loan receivable in new balance sheet, इन न्यू बैलेंस शीट। ठीक है जी, ये कॉन्ट्रा आइटम का ट्रीटमेंट है जो आपको दोनों जगह से, यानी कॉन्ट्रा आइटम कभी भी होगा दो जगह से उसका सेटलमेंट करना पड़ेगा। दो जगह से मतलब डेटर से घटाना, क्रेडिटर से घटाना, बीआर से घटाना, बीपी से घटाना, लोन पेबल से घटाना और लोन रिसीवेबल से घटाना। ठीक है, अच्छा जी, आगे बोलो, क्लियर यहां तक? और एक आइटम का और ट्रीटमेंट है वो लिख लीजिए, और ये है स्टॉक रिजर्व। स्टॉक रिजर्व स्टॉक रिजर्व स्टॉक रिजर्व देखो बेटा, स्टॉक रिजर्व का क्या ट्रीटमेंट होगा? पहले जरा एक बार समझ लेते हैं इसको, स्टॉक रिजर्व का ट्रीटमेंट क्या होगा। देखो, ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड को गुड्स बेचा, गुड्स का कॉस्ट था 1 लाख का, उसमें 20% ऐड करके या 25% ऐड करके मान लो बेचा, तो कितने में बेचा होगा? 1.25 में। मान लो जिस दिन अमालगमेशन हुआ उस दिन ये पूरा का पूरा गुड्स बी लिमिटेड के स्टॉक में था। ठीक है, ये बी लिमिटेड की बैलेंस शीट है, यहां लिखा हुआ है स्टॉक 1,25,000, क्योंकि देखो ए के लिए कॉस्ट 1 लाख है लेकिन बी के लिए कॉस्ट कितना है? 1,25,000। बी के स्टॉक में 1,25,000 दिख रहा है, ए ने बी को टेक ओवर कर लिया, जब टेक ओवर करेंगे तो उसकी सारी एसेट सारी लायबिलिटी उठाकर लाएंगे, तो ये स्टॉक भी उठाकर लाएंगे। जब ए इस स्टॉक को उठाकर लाएगा तो वो देखेगा, बताओ ये गुड्स कुछ जाना पहचाना लग रहा है, कौन सा गुड्स है? जो ए ने ही बी को बेचा था वही गुड्स उसके स्टॉक में है। अब ये वो गुड्स है जो हमारे लिए, यानी ए के लिए बताओ इस गुड्स की कॉस्ट कितनी है? 1 लाख, और जबकि बी की बैलेंस शीट में कितने में दिख रहा है? 1.25 में। तो इस गुड्स के अंदर जितना प्रॉफिट इंक्लूड है उसको हम बोलते हैं स्टॉक रिजर्व, यानी अनरियलाइज्ड प्रॉफिट को स्टॉक रिजर्व बोला जाता है। तो इस स्टॉक रिजर्व को हटाना पड़ेगा,
बैलेंस शीट में दिखाते वक्त। मतलब यह है कि जब ए बी का स्टॉक उठाकर लाएगी तो उसे वो 1.25 में अपने साथ नहीं दिखाएगी, कितने में दिखाएगी? 1 लाख में। मतलब जितना प्रॉफिट इसके अंदर इंक्लूड है वो हटा देगी और प्रॉफिट हटाकर अपने साथ इंक्लूड करेगी, क्योंकि भाई मेरे लिए तो इस गुड्स का कॉस्ट 1 ही लाख है ना। और मार्केट में ये गुड्स अगर आप बेचोगे कल को जाकर तो कितने में बिकेगा? 1.25 में बिकेगा, और जबकि उसकी कॉस्ट कितनी थी? 1 लाख। तो आप स्टॉक को बैलेंस शीट के अंदर कॉस्ट पर दिखाते हो या सेलिंग वैल्यू पर? कॉस्ट पर दिखाते हो ना। और ये क्या है? ये सेलिंग वैल्यू है, ये सेलिंग वैल्यू है। तो आपको इसे सेलिंग वैल्यू पर नहीं दिखाना है। एज पर AS2 क्या होता है? आप स्टॉक को वैल्यू करते हो कॉस्ट और NRV, विच एवर इज लोअर। तो इसका NRV है 1,25,000 और कॉस्ट है 1 लाख, तो आपको 1 लाख पर दिखाना पड़ेगा। तो इसके अंदर जितना प्रॉफिट इंक्लूड है वो एलिमिनेट करना पड़ेगा, उसको बोलते हैं अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। और अनरियलाइज्ड प्रॉफिट कहलाता है स्टॉक रिजर्व। तो इसे हटाना पड़ेगा स्टॉक में से। और हटाने के लिए क्या करोगे? आप स्टॉक रिजर्व को करोगे क्रेडिट, स्टॉक रिजर्व को करोगे क्रेडिट। मतलब एक तरीके से स्टॉक को क्रेडिट करेंगे, लेकिन स्टॉक की जगह हम स्टॉक रिजर्व क्रेडिट करते हैं। जितना प्रॉफिट इसके अंदर इंक्लूड है, इसको हम अनरियलाइज्ड प्रॉफिट भी बोलते हैं। कहीं कहीं जगह मिलेगा आपको अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। मतलब वो प्रॉफिट जो स्टॉक में जाकर अटका हुआ है, अभी रियलाइज नहीं हुआ है, तो उसको अनरियलाइज्ड प्रॉफिट बोलते हैं। क्रेडिट तो कर दिया स्टॉक रिजर्व या अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। अब डेबिट किसको करें? तो डेबिट करने के लिए बेटा आपको देखना पड़ेगा एंट्री नंबर 2। एंट्री नंबर 2 में गुडविल आया है या कैपिटल रिजर्व आया है वो देखो। अगर वहां गुडविल आया है तो यहां भी गुडविल डेबिट होगा, और वहां अगर कैपिटल रिजर्व आया था तो यहां भी कैपिटल रिजर्व डेबिट होगा। क्यों? क्योंकि देखो स्टॉक की वैल्यू आप कम कर रहे हो, तो अगर आप स्टॉक की वैल्यू वहीं कम कर देते सेकंड एंट्री में ही, तो उसका सीधा इफेक्ट किस पर आता? गुडविल या कैपिटल रिजर्व पर आता ना। तो इसीलिए आपको यहां पर एंट्री तो अलग से बनानी पड़ेगी, लेकिन उसके इफेक्ट को किस पर दिखाना पड़ेगा? गुडविल और कैपिटल रिजर्व पर। कभी कभी क्या होता है, जैसे कुछ 1-2 किताबों में आपको हो सकता है, क्या हुआ बेटा? ठीक है, हाँ जी। तो गुडविल या कैपिटल रिजर्व जो है वो अफेक्ट होगा इससे। जैसे सेकेंड एंट्री जब हम बनाते हैं, अगर मैं सेकेंड एंट्री में जब स्टॉक को डेबिट करता, वहीं पर अगर 1.25 में से 25,000 घटाकर 1 लाख लिख देता सीधा, तो उसका सीधा इफेक्ट गुडविल या कैपिटल रिजर्व के ऊपर पड़ता। इसलिए हम एंट्री तो वहां पर इस 25,000 को माइनस नहीं करेंगे, वहां 1.25 ही लिखेंगे। सेकेंड एंट्री में पूरा 1.25 ही लिखेंगे, लेकिन बाद में आकर इसके अंदर जितना प्रॉफिट इंक्लूड है वो एलिमिनेट करेंगे, और उस प्रॉफिट को एलिमिनेट करने की जो एंट्री होती है वो स्टॉक रिजर्व क्रेडिट होगा और गुडविल और कैपिटल रिजर्व को डेबिट कर दिया जाएगा। ठीक है, अब इसका इफेक्ट क्या होगा? अगर गुडविल है तो गुडविल बढ़ जाएगी, और कैपिटल रिजर्व अगर है तो कैपिटल रिजर्व कम हो जाएगा, क्योंकि कैपिटल रिजर्व का बैलेंस होता है क्रेडिट, उसको डेबिट करोगे तो वो कम हो जाएगा। गुडविल का बैलेंस डेबिट ही होता है, तो और गुडविल डेबिट कर रहे हो तो गुडविल का बैलेंस बढ़ जाता है, तो गुडविल बढ़ जाएगा या कैपिटल रिजर्व कम हो जाएगा। और दूसरा इफेक्ट क्या करना है, इस स्टॉक रिजर्व को कहां दिखाना है? इसको स्टॉक में से माइनस करके दिखाना है बैलेंस शीट में, यानी माइनस फ्रॉम स्टॉक। आप लिखोगे स्टॉक माइनस स्टॉक रिजर्व। ठीक है, तो गुडविल या कैपिटल रिजर्व डेबिट होगा। अगर गुडविल था तो गुडविल बढ़ जाएगा, कैपिटल रिजर्व था तो कैपिटल रिजर्व कम हो जाएगा। और दूसरा इफेक्ट क्या बढ़ेगा? स्टॉक कम होगा। स्टॉक में से माइनस करके दिखाओगे सेपरेटली, जैसे प्रोविजन बनाते हैं ना, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। एक तरीके से स्टॉक के ऊपर ये प्रोविजन ही बन रहा है कि ये प्रॉफिट फ्यूचर में जाकर रियलाइज होगा, अभी रियलाइज नहीं हुआ, इसलिए उसको हटाकर अभी रख रहे हैं। फ्यूचर में जब रियलाइज हो जाएगा तब इसको प्रॉफिट मान लेंगे। ठीक है, अभी रियलाइज नहीं हुआ है, इसलिए इसे स्टॉक में से माइनस करके दिखाया जाता है। ठीक है, अब सवाल यह है कि अगर मान लो 1 लाख का गुड्स बेचा, 1,25,000 रुपए का गुड्स इसके स्टॉक में दिख रहा है। मान लो अमालगमेशन से पहले
ए ने बी को गुड्स बेचा और अमालगमेशन से पहले ही बी ने इस गुड्स को कस्टमर को बेच दिया। मतलब अमालगमेशन की डेट पर बी लिमिटेड के स्टॉक में ये वाला गुड्स दिख ही नहीं रहा था। तो बताओ क्या स्टॉक रिजर्व की सिचुएशन आएगी? फिर नहीं आएगी। स्टॉक रिजर्व की सिचुएशन तभी आती है जब परचेजिंग ने या वेंडर ने एक दूसरे को गुड्स बेचा हो और वो गुड्स ऑन द डेट ऑफ अमालगमेशन स्टॉक में मौजूद होना चाहिए। अगर बैलेंस शीट डेट पर या अमालगमेशन की डेट पर वो स्टॉक में मौजूद ही नहीं है तो फिर स्टॉक रिजर्व निकलेगा किस पर? फिर तो इसका मतलब गुड्स बेच दिया आपने बाहर, और जब गुड्स आपने बाहर बेच दिया तो उसके अंदर जो प्रॉफिट था वो रियलाइज हो चुका होगा। प्रॉफिट कब रियलाइज होता है? गुड्स बेचने पर। अभी चूंकि ये गुड्स बिका नहीं है, इसके अंदर जो प्रॉफिट है उसको हम अनरियलाइज मान रहे हैं, लेकिन अगर ये गुड्स सोल्ड हो जाए किसी थर्ड पार्टी को तो इसके अंदर जो प्रॉफिट है वो रियलाइज हो जाएगा। तो इसलिए आपको ध्यान क्या देना है? दो बातें बस ध्यान देनी है। जो गुड्स एक दूसरे को बेचा गया वो प्रॉफिट पर बेचा होना चाहिए। अगर मान लीजिए 1 लाख का गुड्स है और 1 लाख में ही बेचा था तो प्रॉफिट है ही नहीं। जब प्रॉफिट ही नहीं है तो स्टॉक रिजर्व किस चीज का बनाओगे? ठीक है ना? तो पहली बात, गुड्स प्रॉफिट पर बेचा होना चाहिए, और दूसरी बात, अमालगमेशन की डेट पर वो गुड्स मौजूद होना चाहिए स्टॉक में। अगर अमालगमेशन की डेट से पहले ही जिस पार्टी ने गुड्स परचेज किया था वो किसी थर्ड पार्टी को बेच दिया तो फिर स्टॉक रिजर्व की सिचुएशन नहीं आएगी। अच्छा, 1 लाख का गुड्स 1.25 में बेचा, मान लो अमालगमेशन की डेट पर इसमें से सिर्फ 50% गुड्स ही बचा हुआ है, तो स्टॉक रिजर्व किस पर निकलेगा? 50% पर। स्टॉक रिजर्व 50% पर निकलेगा। जो गुड्स मौजूद है उसी पर निकलेगा। मान लो 1.25 में से 60,000 का गुड्स बचा हुआ है तो स्टॉक रिजर्व किस पर निकलेगा? 60,000 पर निकलेगा। तो इस केस में स्टॉक रिजर्व कितना आएगा? बताना अमाउंट। स्टॉक रिजर्व का अमाउंट कितना आएगा भाई? 1.25 में से 60,000 बचा हुआ है, 12,000, 15,000 नहीं आएगा। 25/125 करना पड़ेगा आपको, क्योंकि देखो ये 1 लाख में 25% आपने ऐड किया है तो 1 लाख कॉस्ट थी, तो ये 25% कॉस्ट का है, और ये 60,000 क्या है? सेल वैल्यू। तो परसेंटेज को सेल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 25/125 करना पड़ेगा। ठीक है ना? तो कभी भी देखो परसेंटेज अगर कॉस्ट पर है तो उस परसेंटेज को सेल वैल्यू पर लाना पड़ेगा आपको हमेशा, रेट डिवाइडेड बाई 100 प्लस रेट करके। तो 25/125 इंटू 60,000। अगर मान लीजिए परसेंटेज ही ऑन सेल दे रखा है, जैसे दे रखा हो तो 25% ऑन सेल या 20% ऑन सेल, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सीधा परसेंटेज अप्लाई कर दो। लेकिन कभी भी अगर परसेंटेज कॉस्ट पर है तो उस परसेंटेज को सेल वैल्यू में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि स्टॉक जो दे रखा होगा ना वो सेल वैल्यू पर होगा हमेशा। तो स्टॉक जो अनसोल्ड स्टॉक है, जो एक दूसरे को गुड्स बेचा था, उसमें से जितना अनसोल्ड है उसका रेट डिवाइडेड बाई 100 प्लस रेट, अगर परसेंटेज ऑन कॉस्ट है, और अगर परसेंटेज ऑन सेल था तो सीधा मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है ना? तो ये बात समझ में आ गई ना? स्टॉक रिजर्व कब हटाना है? जब एक दूसरे को गुड्स बेचा हो और वो गुड्स अमालगमेशन की डेट पर स्टॉक के अंदर मौजूद होना चाहिए, यानी गुड्स बेचा हो प्रॉफिट पर, और दूसरा वो गुड्स मौजूद होना चाहिए ऑन द डेट ऑफ अमालगमेशन। तभी आप स्टॉक रिजर्व की सिचुएशन अराइज होगी, स्टॉक रिजर्व कैलकुलेट करोगे। और एक बार कैलकुलेट कर लिया तो एंट्री क्या बनेगी बताओ? गुडविल या कैपिटल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू स्टॉक रिजर्व। अगर गुडविल है तो गुडविल में ऐड हो जाएगा जाकर, और कैपिटल रिजर्व था तो कैपिटल रिजर्व से माइनस हो जाएगा, और स्टॉक रिजर्व को स्टॉक में से माइनस करके दिखाना है बैलेंस शीट में। यह इसका ट्रीटमेंट होगा। ठीक है? तो यहां पर लिख लीजिए इसमें स्टॉक रिजर्व लिखिए। स्टॉक रिजर्व लिखिए इफ बिफोर अमालगमेशन, जगह नहीं है, इतनी जल्दी खत्म होगी जगह। मैंने 3 एंट्री के हिसाब से छुड़वाया था, वो 3 एंट्री से, हाँ ये लास्ट है। चलो कोई नहीं, थोड़ा इधर उधर लिख लेना, एडजस्ट कर लेना। इफ बिफोर अमालगमेशन परचेसिंग कंपनी ऑब्लिक वेंडर कंपनी sold goods
to each other at profit. At profit. And such goods is unsold on the date of amalgamation. On the date of amalgamation, then situation for stock reserve will arise. Which will be calculated as under. Calculated as under. If before amalgamation purchasing company oblique vendor company sold goods to each other at profit and such goods is unsold at the date of amalgamation, then situation for stock reserve will arise which will be calculated as under. Goods unsold into rate of profit ऑन सेल. अब यहां पर यह बात ध्यान रखनी है, रेट ऑफ प्रॉफिट किस पर होना चाहिए? सेल पर. अगर रेट ऑफ प्रॉफिट कॉस्ट पर दे रखा है तो सेल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, रेट डिवाइडेड बाई 100 प्लस रेट करके. ठीक है, जैसे 25% ऑन कॉस्ट है तो 25/125 हो जाएगा. 20% ऑन कॉस्ट है तो 20/120 हो जाएगा. ठीक है, और अगर 25% ऑन सेल है तो फिर 25/100, फिर तो नॉर्मल है, फिर कोई दिक्कत नहीं है. तो गुड्स अनसोल्ड इनटू रेट ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल. और जर्नल एंट्री क्या बनेगी? जर्नल एंट्री के लिए आपको देखना पड़ेगा सेकेंड एंट्री में क्या आया था, गुडविल या कैपिटल रिजर्व. अगर वहां गुडविल आया था तो यहां भी गुडविल को डेबिट कर दो, और अगर वहां कैपिटल रिजर्व आया था तो यहां पर भी कैपिटल रिजर्व डेबिट होगा. और टू स्टॉक रिजर्व, और स्टॉक रिजर्व को नई बैलेंस शीट में स्टॉक में से माइनस करके दिखाया जाएगा. यहां लिखेंगे स्टॉक रिजर्व विल बी डिडक्टेड, will be deducted from stocks in balance sheet. जो बैलेंस शीट बनेगी उसमें स्टॉक में से स्टॉक रिजर्व को माइनस करके दिखाया जाएगा. ठीक है जी, ये हो गया हमारा स्टॉक रिजर्व का ट्रीटमेंट. तो आज मैंने 3 आइटम बताए हैं, एक अमालगमेशन एडजस्टमेंट रिजर्व वाला, एक कॉन्ट्रा आइटम जिसमें डेटर्स क्रेडिटर्स एक दूसरे की बुक में इंक्लूड होते हैं, बीआरबीपी इंक्लूड होते हैं, लोन रिसीवेबल लोन पेबल होता है, और फिर स्टॉक रिजर्व. चलो जी, पहले एक क्वेश्चन देखेंगे. आइए एक क्वेश्चन देखते हैं. हटा दो इसे. आइए क्वेश्चन देखते हैं एक. क्वेश्चन नंबर 2 हो गया था ना?
4 तो मैंने करवाया था। चलो क्वेश्चन नंबर 5 देखो। क्वेश्चन नंबर 5, हेलो, क्वेश्चन नंबर 5, द फॉलोइंग बैलेंस शीट आर गिवन एट 31 मार्च 21। ये कंपनी की बैलेंस शीट है, दो कंपनी की, बेस्ट लिमिटेड और बेटर लिमिटेड, दो कंपनियां हैं। इक्विटी लायबिलिटी में शेयर होल्डर फंड में शेयर कैपिटल दे रखा है 20 लाख और 10 लाख, फिगर इन लैक्स हैं। शेयर 100 ईच है, फुली पेड है। रिजर्व एंड सरप्लस 10 लाख 8 लाख, करंट लायबिलिटी है 20 लाख और 2 लाख। इधर नॉन करंट एसेट में पीपीई दे रखा है 25 लाख 15 लाख, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 5 लाख दे रखा है, और करंट एसेट में 20 लाख और 5 लाख। ठीक है, ये बैलेंस शीट है दोनों कंपनीज की। अच्छा, अब इसमें ये नहीं दे रखा कि शेयर 100 ईच दे रखा है, इसका मतलब 20,000 शेयर डिवाइडेड 20 लाख डिवाइडेड बाई 100, तो इसमें नंबर ऑफ शेयर कितने होंगे? 20,000 इसके शेयर हैं, और 10 लाख डिवाइडेड बाई 100 इसके शेयर कितने हैं? 10,000। क्वेश्चन में नीचे भी ये नहीं दे रखा कि कितना इक्विटी कितना प्रीफरेंस है, तो जब ना दे रखा हो तो इक्विटी होगा, क्योंकि बिना इक्विटी के तो कंपनी हो ही नहीं सकती। ठीक है ना, तो इक्विटी ही होगा। अब द फॉलोइंग फर्दर इंफॉर्मेशन इज गिवन। बेटर लिमिटेड इश्यूड बोनस शेयर on 1st April 21 in the ratio of 1 share for every 2 held out of reserve and surplus। कहते हैं बेटर लिमिटेड ने 2 के बदले 1 बोनस इशू करा आउट ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस। आपको पता है बोनस इशू की एंट्री क्या होती है? आप सीधा एंट्री डाल सकते हो, रिजर्व एंड सरप्लस अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। वैसे तो 2 एंट्री होती हैं, पहले होती है रिजर्व एंड सरप्लस टू बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट, फिर बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, लेकिन नेट इफेक्ट वही आएगा, क्योंकि आपसे एंट्री तो पूछेगा नहीं, यहां लेजर पूछेगा, तो आपको नेट इफेक्ट ही दिखाना है। रिजर्व एंड सरप्लस से माइनस करेंगे और शेयर कैपिटल को बढ़ा देंगे। तो आप देखो जरा, बेटर लिमिटेड के नंबर ऑफ शेयर कितने थे? 10,000। 2 के बदले 1 शेयर, तो 5,000 शेयर। अब 5,000 शेयर, 1 शेयर है कितने का? 100 रुपए का। तो बोनस कितना बांटा? 5 लाख। तो 5 लाख से कैपिटल बढ़ जाएगा और 5 लाख से रिजर्व एंड सरप्लस कम हो जाएगा। तो बताओ, कैपिटल हमारा 10 + 5 कितना हो जाएगा? 15 लाख। और ये इसमें से 5 माइनस कर दो, तो ये कितना रह जाएगा? ये 3 लाख रह जाएगा, रिजर्व एंड सरप्लस, है ना। यानी बोनस इश्यू से क्या होता है? नेट वर्थ में तो कोई चेंज होता नहीं है, बस जो प्रॉफिट है उसको कैपिटलाइज कर देते हैं। ठीक, तो ये काम हुआ सबसे पहले 1 अप्रैल को, इन्होंने सबसे पहले यही काम किया, बोनस बांटा। तो अपने पहले जो इनके नंबर ऑफ शेयर 10,000 थे, अब वो नंबर ऑफ शेयर बढ़कर कितने हो गए? 15,000 हो गए। आगे, इट वॉज एग्रीड दैट बेस्ट लिमिटेड विल टेक ओवर द बिजनेस ऑफ बेटर लिमिटेड ऑन द बेसिस ऑफ लेटर्स बैलेंस शीट। यानी बाद में जाकर, यानी बोनस के बाद हो रहा है ये, देखो बोनस के बाद बेस्ट लिमिटेड ने बेटर लिमिटेड को टेक ओवर कर लिया। तो बताओ, जब टेक ओवर किया उस वक्त बेटर के शेयर कितने माने जाएंगे? 10 या 15? 15,000 माने जाएंगे। ठीक है ना, क्योंकि बोनस इश्यू हो चुका है अमालगमेशन से पहले। द कंसिडरेशन टेकिंग द फॉर्म ऑफ अलॉटमेंट ऑफ शेयर इन बेस्ट लिमिटेड। कंसिडरेशन में बेस्ट लिमिटेड अपने शेयर्स देगी बेटर लिमिटेड को। ठीक है, the value of share in best limited was considered to be 150 and the share in better limited were valued at 100 after the issue of bonus shares। तो दोनों कंपनी के शेयर की वैल्यू दे रखी है। कहते हैं परचेसिंग कंपनी यानी बेटर लिमिटेड के शेयर की वैल्यू है 150 और परचेसिंग वेंडर कंपनी के शेयर की वैल्यू है 100 रुपए बोनस इशू के बाद। अब आप मेरे को बताओ, रेशो बनेगा क्या? अगर आपको स्वैप रेशो गिवन ना हो तो मैंने बताया था मार्केट वैल्यू के बेसिस पर निकाल लेते हैं। तो मार्केट वैल्यू के बेसिस पर कैसे होगा? वैल्यू ऑफ वेंडर कंपनी डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ परचेजिंग कंपनी। तो मतलब 100 डिवाइडेड बाय 150, तो 10/15
और क्या हो सकता है 2/3, यानी जिसके पास 3 शेयर है उसको 2 शेयर मिलेंगे। यही हुआ ना, जिसके पास 2 शेयर है, नहीं 3 शेयर है, उसको 2 शेयर मिलेंगे। तो इसके पास कितने शेयर थे बताओ? ये कहीं यार इसमें कुछ गड़बड़ तो नहीं है? नहीं नहीं, मुझे लग रहा है इसमें ये जो है ना, ये 200 है, ये 200 है, ये मिसप्रिंट हो गया। वेंडर कंपनी की शेयर की वैल्यू 200 है इस क्वेश्चन के हिसाब से। अब बताना अगर 200 होगी तो क्या रेशो होगा, बताना। 1 मिनट, हो सकता है 100 ही हो, पता नहीं, मुझे ध्यान नहीं है मुझे। 1 मिनट, मैंने एक्चुअली क्या, पहले 200 था, पता नहीं ये 100 हो गया, कैसे हो गया। अब यस, क्वेश्चन चेंज हुआ था, शायद मैंने दोबारा क्वेश्चन चेंज करा हो, मुझे ध्यान नहीं है एग्जैक्टली। अच्छा पीसी निकाल कर देखना जरा, पीसी निकाल कर देखना एक बार। 15,000, 1 मिनट, 15,000 इंटू 2/3, हाँ सही है, 100 ही है, ठीक है। मैंने चेंज कर दिया था शायद, वो एग्जाम में आया था ना क्वेश्चन, तो उस पहले मेरी किताब में 200 था, लेकिन एग्जाम में जब क्वेश्चन आया तो वो 100 कर दिया था उन्होंने, तो वही एग्जाम वाले को ही मैंने कर दिया था, ठीक है। तो देखो आगे लिखा है द अलॉटमेंट ऑफ शेयर इज टू बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ दिस वैल्यू। तो मतलब वैल्यू ऑफ वेंडर कंपनी डिवाइडेड बाई वैल्यू ऑफ परचेजिंग कंपनी, उसके बेसिस पर शेयर इशू होंगे। अब डी पॉइंट देखो, लाइबिलिटी ऑफ बेटर लिमिटेड इंक्लूड्स 1 लाख ड्यू टू बेस्ट लिमिटेड। मतलब बेटर लिमिटेड की लाइबिलिटी में 1 लाख ऐसा है जो बेस्ट को देना है। तो बताओ बेस्ट की एसेट में दिख रहा होगा 1 लाख जो बेटर से लेना है। भाई अगर मेरी बुक में लाइबिलिटी दिख रहा है तो आपकी बुक में एसेट दिख रहा होगा ना। जैसे मेरी बुक में अगर क्रेडिटर्स है तो आपकी यहां डेटर्स दिख रहा होगा। तो एक को जिसको लेना है वो एसेट में दिखा रहा होगा और जिसको देना है वो लाइबिलिटी में दिखा रहा होगा। तो बेटर की लाइबिलिटी में 1 लाख दिख रहा है जो किसको देना है, बेस्ट को देना है। तो बेस्ट की यहां एसेट में दिख रहा होगा, तो ये कॉन्ट्रा आइटम है, बोलो। तो 1 लाख रुपए एसेट से हटाने पड़ेंगे और 1 लाख रुपए लाइबिलिटी से हटाने पड़ेंगे, दोनों तरफ से हटाने पड़ेंगे। आगे लिखेंगे फॉर परचेज फ्रॉम विच, ये क्यों ड्यू था, परचेज की वजह से। ऑन विच यानी फॉर परचेज फ्रॉम इट ऑन विच बेस्ट लिमिटेड मेड प्रॉफिट ऑफ 25% ऑफ द कॉस्ट। यानी 1 लाख का गुड्स बेचा था जिस पर बेस्ट लिमिटेड ने प्रॉफिट कमाया था कितने का, 25% ऑन कॉस्ट। 25% ऑन कॉस्ट है, इसका मतलब इसको सेल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 25/125 हो जाएगा। अच्छा ये भी होता है, आपको पता है कि अगर 25% ऑन कॉस्ट है तो 20% ऑन सेल है, वो तो वो आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है ना। द गुड्स ऑफ 50,000 आउट ऑफ दिस सेड परचेज रिमेन्ड इन स्टॉक ऑन द डेट ऑफ अवर बैलेंस शीट। बताओ स्टॉक में कितना मौजूद है, 50,000 ही मौजूद है बस। गुड्स बेचा था 1 लाख का, तो डेटर्स क्रेडिटर्स में तो 1 लाख होंगे, वहां से तो 1 लाख हटेगा। लेकिन जब स्टॉक रिजर्व कैलकुलेट करोगे तो 1 लाख पर नहीं होगा, कितने पर होगा, 50,000 पर, क्योंकि उसमें से 50,000 का गुड्स ही बचा हुआ है, बाकी 50,000 बेच दिया होगा। तो मैंने कहा था कि जो गुड्स बचा हुआ है स्टॉक के अंदर उसी के ऊपर स्टॉक रिजर्व आता है। तो स्टॉक रिजर्व कितना होगा, 50,000 इंटू 25/125। तो अमाउंट बताओ स्टॉक रिजर्व का, 10,000 स्टॉक रिजर्व हो जाएगा। मेक द क्लोजिंग लेजर इन द बुक्स ऑफ बेटर लिमिटेड एंड द ओपनिंग जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ बेस्ट लिमिटेड एंड प्रिपेयर द बैलेंस शीट एज एट 1 अप्रैल 21 आफ्टर द टेक ओवर। ये क्वेश्चन पुराने वाले सिलेबस में आया था, 2022 से पहले वाला जो सिलेबस था उसमें आया था 20 नंबर में, क्योंकि दोनों बुक्स में अकाउंटिंग पूछी है, दोनों में क्यों पूछी, उसने वेंडर की बुक में भी पूछी है, परचेजिंग की बुक में एंट्री भी पूछी है और परचेजिंग कंपनी की बुक में बैलेंस शीट भी पूछा है। अब जो क्वेश्चन आता है वो 20 का तो आता नहीं है, अब आता है मैक्सिमम नंबर 14। तो 14 नंबर का अगर आएगा तो मुझे लगता है या तो वो परचेजिंग की बुक में ही एंट्री पूछेगा और बैलेंस शीट पूछेगा, या फिर वेंडर की बुक में अकाउंट क्लोज करवाएगा और परचेजिंग की बुक में एंट्री पूछेगा, बैलेंस शीट फिर नहीं पूछेगा।
क्योंकि फिर बैलेंस शीट भी अगर पूछेगा तो क्वेश्चन बहुत बड़ा हो जाएगा, फिर वो 20 नंबर लायक क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है ना। चलो हमें तो खैर सभी करना है, हमें तो बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज भी करना है और उनकी बुक में एंट्री भी बनानी है और फिर बैलेंस शीट भी बनानी है। सबसे पहले पीसी निकालना है। अच्छा, पीसी निकालने का इस क्वेश्चन में ज्यादा झाड़ नहीं है। हाँ, मतलब ज्यादा झाड़ मतलब प्रीफरेंस शेयर है नहीं, सिर्फ इक्विटी शेयर है, उन्हीं को देना है पीसी। इसमें हंसी वाली क्या बात है यार? झाड़ का मतलब होता है ज्यादा परेशानी नहीं है। देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर है 5। लिखिए सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ पीसी। कैलकुलेशन ऑफ पीसी। पीसी के लिए पहले तो हमें वेंडर कंपनी के नंबर ऑफ शेयर निकालने पड़ेंगे आफ्टर बोनस। तो यहां पर लिखेंगे नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ बेटर लिमिटेड बिफोर बोनस। बिफोर बोनस तो बोनस से पहले उसके नंबर ऑफ शेयर कितने थे? 10,000। 10,000 थे, इसमें प्लस करिए बोनस। बोनस शेयर्स इशूड, और ये होगा 10,000 इंटू 1/2, 2 के बदले 1, तो 5,000 बोनस शेयर हो गए। तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ शेयर आफ्टर बोनस। नंबर ऑफ शेयर आफ्टर बोनस 15,000। 15,000। अब पीसी कैलकुलेट होगा, तो पीसी टू इक्विटी शेयर होल्डर, अब इक्विटी शेयर ही है तो इसीलिए उन्हीं को पीसी होगा। ब्रैकेट में लिख देना कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट वैल्यू। ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर। तो देखिए नंबर ऑफ शेयर इशूड बाई बेस्ट लिमिटेड, बाई बेस्ट लिमिटेड। तो कैसे निकालेंगे? देखो, मार्केट वैल्यू ऑफ बेटर लिमिटेड यानी वेंडर कंपनी डिवाइडेड बाई मार्केट वैल्यू ऑफ बेस्ट लिमिटेड यानी वैल्यू ऑफ परचेजिंग कंपनी, और इनटू नंबर ऑफ शेयर ऑफ बेटर लिमिटेड। बेटर लिमिटेड, तो मार्केट वैल्यू बेटर लिमिटेड का है 100 और बेस्ट लिमिटेड का है 150, और बेटर लिमिटेड के नंबर ऑफ शेयर कितने हैं आफ्टर बोनस? 15,000। तो कितने शेयर इशू करेगी वो? 10,000 शेयर्स ऑफ ₹100, लेकिन उसके शेयर की मार्केट वैल्यू है 150, तो वो 150 पर देगी। तो बताओ पीसी कितना आ जाएगा? पीसी आएगा 15 लाख। ठीक है ना। वेंडर कंपनी के शेयर होल्डर को परचेजिंग कंपनी 10,000 शेयर देगी। शेयर है तो 100 का, लेकिन वो 150 पर देगी क्योंकि उसका शेयर का मार्केट वैल्यू 150 है। तो ये हमारा पीसी आ गया 15 लाख। तो एक ही को पीसी देना है, इक्विटी शेयर को ही, और इक्विटी शेयर में ही देना है। तो बस ये कैलकुलेशन हो गया। अब हमें बेटर लिमिटेड के बुक्स ऑफ अकाउंट को क्लोज करना है। तो क्वेश्चन ने बोला है क्लोज करने के लिए पहले बेटर लिमिटेड के हमको अकाउंट बनाने पड़ेंगे। बताइए कौन कौन से अकाउंट बनाते हैं?
रियलाइजेशन, परचेजिंग कंपनी और इक्विटी शेयर होल्डर। प्रीफरेंस है नहीं तो नहीं बनेगा। अच्छा, कैश भी नहीं दे रखा कोई अलग से और ना ही कैश वो ये बोला है कि टेक ओवर नहीं करेगा, तो इसका मतलब वो भी नहीं बनेगा। तो तीन ही अकाउंट से काम चल जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट, परचेजिंग कंपनी अकाउंट और इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट। ठीक है, और एसेट वगैरह भी ज्यादा नहीं दे रखे हैं। अगर आप देखें तो दो दो तीन तीन आइटम है बस, तो ज्यादा बड़ा रियलाइजेशन अकाउंट भी नहीं बनेगा। तो तीन अकाउंट बनेंगे, तीनों अकाउंट जरा फटाफट आ जाइए, बनाते हैं। ऊपर लिख देना पहले, इन द बुक्स ऑफ बेटर लिमिटेड। पहले बेटर लिमिटेड के अकाउंट क्लोज कर रहे हैं हम लोग। पहले बनेगा रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट। अच्छा जी, उसके बाद नंबर 2 बनेगा परचेजिंग कंपनी का अकाउंट। परचेजिंग कंपनी का नाम है बेस्ट लिमिटेड, तो बेस्ट लिमिटेड का अकाउंट। बेस्ट लिमिटेड अकाउंट। और तीसरा बनेगा इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट। इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट, ये आपको 3 अकाउंट बनाने पड़ेंगे। बताइए जी, ठीक है। हेलो हेलो, पहले तो देखिए जरा क्या क्या है। इधर करंट एसेट में पीपीई दे रखा है 15 लाख और करंट एसेट है 5 लाख, तो रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में आ जाएगा। यहां आएगा 2 पीपीई 15 लाख, पूरे पूरे फिगर लिख दो, ठीक है, 15 लाख। फिर आ जाएगा 2 करंट एसेट्स। अच्छा, जो कॉन्ट्रा आइटम वगैरह है, जो स्टॉक रिजर्व है, वो वेंडर की बुक में कुछ नहीं देखना। वेंडर की बुक में आपको पूरा पूरा बुक जो भी ग्रॉस वैल्यू है वही सब ऐड लेकर जाना है। तो ये कितना है, 5 लाख। अच्छा जी, उसके बाद देखो वेंडर की बुक में और क्या है। करंट एसेट हो गया, इसकी बुक में पीपी और करंट एसेट दो ही चीजें थी इधर। अब इधर देखो शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल किधर जाएगा, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट में। लेकिन बताओ 10 लाख लोगे या 15 लाख, कितना, 15 लाख। तो शेयर कैपिटल आएगा 10 लाख तो पहले से था, 5 लाख बोनस इशू हो गया, ये हो जाएगा 15 लाख। और रिजर्व एंड सरप्लस जो 8 लाख था वो 3 लाख जाएगा, तो बाई रिजर्व एंड सरप्लस। तो यहां लिखेंगे 8 लाख में से
5 लाख माइनस कर दो। बोलो कितना आएगा? 3 लाख। 8 में से 5 माइनस कर दोगे तो 3 लाख। और क्या है? करंट लायबिलिटी। और करंट लायबिलिटी है 2 लाख, वो आएगा रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट में। ये आएगा बाई करंट लायबिलिटी। टू लाख। बस बैलेंस शीट तो हमारा सारा ट्रांसफर हो गया। अगला स्टेप क्या था? पीसी ड्यू। तो पीसी ड्यू की एंट्री क्या होती है बताओ? परचेजिंग कंपनी डेबिट टू रियलाइजेशन। तो यहां आ जाएगा बाई बेस्ट लिमिटेड। बेस्ट लिमिटेड ब्रैकेट में लिख देंगे पीसी। कितना है पीसी? 15 लाख। और बेस्ट लिमिटेड के अकाउंट में लिख देंगे यहां पर टू रियलाइजेशन। टू रियलाइजेशन 15 लाख। ठीक है। अच्छा, उसके बाद पीसी रिसीव होगा। तो पीसी रिसीव की एंट्री होगी इक्विटी शेयर इन बेस्ट लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू बेस्ट लिमिटेड। तो यहां लिखेंगे बाई इक्विटी शेयर इन बेस्ट लिमिटेड। और ये तो हो जाएगा अकाउंट बंद। 15 लाख 15 लाख, ये अकाउंट बंद। $15 लाख और 15 लाख। ठीक है। अच्छा जी, ये जो पीसी मिला है इस किसको दिया जाएगा? इक्विटी शेयर होल्डर को। तो इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट के डेबिट में लिख दोगे टू इक्विटी शेयर इन बेस्ट लिमिटेड। $15 लाख। ठीक है। ट्रांजैक्शन सारे हो गए हैं, बस रियलाइजेशन अकाउंट बंद करो और उसमें जो बैलेंस आए वो इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट में चला जाएगा और फिर इक्विटी शेयर होल्डर मैच हो जाएगा। देखो रियलाइजेशन अकाउंट बंद करो। बताओ जी। 3 लाख। ठीक है जी, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट बंद हो जाएगा और इसमें सॉरी ये रियलाइजेशन अकाउंट। बताओ प्रॉफिट आ रहा है लॉस? लॉस। तो इधर आएगा बाई इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट, बैलेंसिंग फिगर 3 लाख। और ये 3 लाख इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट के डेबिट में चला जाएगा टू रियलाइजेशन करके। इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट में चला जाएगा टू रियलाइजेशन। ब्रैकेट में लिखोगे लॉस 3 लाख। और देखो बैलेंस शीट में ये अकाउंट मैच हो रहा है। 18 लाख आपका ये अकाउंट मैच हो जाएगा। अठारह लाख 18 लाख। ठीक है जी। ठीक। परचेजिंग कंपनी की बुक में अभी अकाउंटिंग बची हुई है, उसकी बुक में एंट्री डालनी है। वेंडर का तो अकाउंट क्लोज हो गया।
अब आप एंट्री डालोगे, एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ बेस्ट लिमिटेड। तो पहले तो ओपनिंग एंट्री डालनी है और फिर उसकी बैलेंस शीट बनानी है। देखो बेटा, यहां लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ बेस्ट लिमिटेड। तो बेस्ट लिमिटेड की बुक में पहले तो एंट्री डालनी है, फिर बैलेंस शीट भी बनेगी। एंट्री 1 कौन सी होती है बताओ? बिजनेस परचेज की। तो एंट्री होगी बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट। बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेटर ऑफ बेटर लिमिटेड। टू लिक्विडेटर ऑफ बेटर लिमिटेड। बेटर लिमिटेड के लिक्विडेटर को क्रेडिट कर दो, बीइंग बिजनेस परचेस्ड। बताओ जी, कितने से? 15 लाख, यानी पीसी वाले अमाउंट से। ₹15,00,000। एंट्री नंबर 2, सारी एसेट और सारी लाइबिलिटी उठाकर लाओगे, तो उसकी एक तो पीपीई है, तो पीपीई इज डेबिट। बताओ जी कितना? 15,00,000। कोई मार्केट वैल्यू दे नहीं रखी तो बुक वैल्यू ही ले लेंगे। करंट एसेट अकाउंट डेबिट। अच्छा, यहां पर आप अभी वो कंसिडर मत करना जो कॉन्ट्रा है, यहां पर टोटल ही आएगा। तो करंट एसेट अकाउंट डेबिट 5,00,000। और कोई एसेट नहीं, तो एक लाइन छोड़ देना, हो सकता है गुडविल आए। 2 करंट लायबिलिटी 2,00,000। उसके बाद 2 बिजनेस परचेज 2 बिजनेस परचेज 15,00,000। 15,00,000। और बताओ गुडविल या कैपिटल रिजर्व? कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व आ गया आपका बैलेंसिंग फिगर 3,00,000। बीइंग बिजनेस एक्वायर्ड, या एक मिनट, एसेट लायबिलिटी रिकॉर्डेड है, सॉरी, एसेट एंड लायबिलिटीज आर रिकॉर्डेड। तीसरी एंट्री कौन सी होती है? पीसी पेड की। पीसी मतलब वही पीसी पेड या डिस्चार्ज, जो भी बोलो। तो पीसी पेड, पीसी पेड जो है वो होगा लिक्विडेटर ऑफ बेटर लिमिटेड अकाउंट डेबिट। लिक्विडेटर ऑफ बेटर लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, और 2 सिक्योरिटी प्रीमियम भी आएगा यहां पर, क्योंकि 10,000 शेयर वो इशू कर रहा है बेस्ट लिमिटेड। शेयर है 100 का, लेकिन 150 पर इशू कर रहे हैं, तो ये तो आएगा 15,00,000। और यहां आएगा देखो 10,000 इंटू 100, क्योंकि शेयर कैपिटल हमेशा फेस वैल्यू से क्रेडिट होगी, तो ये होगा आपका 10,00,000। और ये आएगा 10,000 इंटू 50, तो ये आ जाएगा 5,00,000। और यहां लिखेंगे बीइंग पीसी डिस्चार्ज्ड। अच्छा, जो एंट्री मैंने आपको जिस ऑर्डर में बताई है ना, उस ऑर्डर में आप फॉलो करना, ताकि देखना कि कुछ है या नहीं है। चौथा एंट्री है डिवेंचर वाला, जो है नहीं क्वेश्चन में, है ना?
5वां एंट्री बताया था मैंने रियलाइजेशन एक्सपेंसेस वाला, वो भी नहीं है क्वेश्चन में। 6th एंट्री बताया था अमालगमेशन एडजस्टमेंट रिजर्व वाला, स्टेटूटरी रिजर्व, वो भी नहीं है। 7वां एंट्री कॉन्ट्रा वाला, कॉन्ट्रा है बताओ, वो है, तो कॉन्ट्रा है तो उसकी एंट्री बनानी पड़ेगी आपको। अच्छा, इस क्वेश्चन में आपको करंट एसेट और करंट लायबिलिटी दे रखे हैं, तो आप करंट एसेट करंट लायबिलिटी को, यानी करंट लायबिलिटी डेबिट करो और करंट एसेट को क्रेडिट कर दो, क्योंकि अलग अलग से तो दे नहीं रखा डेटर्स क्रेडिटर्स। तो एंट्री आपको बनानी पड़ेगी, यहां पर 4th एंट्री बनेगी करंट लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू करंट एसेट। कितना अमाउंट? 1,00,000। यहां लिखेंगे बीइंग कॉन्ट्रा आइटम एलिमिनेटेड। और 8वीं एंट्री कौन सी बताई थी मैंने आपको? स्टॉक रिजर्व। तो अब स्टॉक रिजर्व है क्वेश्चन में क्या है? ये बताओ 2nd एंट्री में क्या आया था, गुडविल या कैपिटल रिजर्व? कैपिटल रिजर्व। तो यहां पर भी कैपिटल रिजर्व डेबिट होगा, तो यहां लिखोगे कैपिटल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू स्टॉक रिजर्व, टू स्टॉक रिजर्व। कैपिटल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू स्टॉक रिजर्व, और इसमें आएगा बीइंग स्टॉक रिजर्व क्रिएटेड। अमाउंट बताना कितना आएगा? 10,000। और ये कैसे निकलेगा? 50,000 इंटू 25/125। बोलो 10,000। 10,000। ये हमारी सारी एंट्रीज हो गई। चलो बैलेंस शीट बनाए। हेलो हेलो बेटा, अभी बैलेंस शीट नहीं बनी है, अभी कंट्रोल रखो थोड़ा। देखो बैलेंस शीट में ज्यादा आइटम तो है नहीं, शेयर कैपिटल है, रिजर्व एंड सरप्लस और करंट लायबिलिटी है, उधर पीपीई और करंट एसेट है बस, ठीक है ना? तो ज्यादा बड़ा बैलेंस शीट तो बनेगा नहीं। आइए यहां लिखेंगे, ऊपर लिख देंगे न्यू बैलेंस शीट, ये नई बैलेंस शीट है ये। और बैलेंस शीट किसकी बनेगी? बेस्ट की या बेटर की? बेस्ट, जो परचेजिंग कंपनी है वो बैलेंस शीट बनाएगी। बैलेंस शीट ऑफ बेस्ट लिमिटेड एज एट 31st या 31st 1 अप्रैल है, 1 अप्रैल। बैलेंस शीट एज एट 1 अप्रैल 2021। यहां आएगा पर्टिकुलर, ये है नोट्स और यह है अमाउंट, और यह है अमाउंट। देखो जी, इक्विटी एंड लायबिलिटी, इक्विटी एंड लायबिलिटी
इसमें नंबर 1 है शेयर होल्डर फंड। उसके बाद इसमें आता है शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल के लिए हम बनाएंगे नोट 1। फिर है बेटा रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस के लिए बनाएंगे नोट नंबर 2। नंबर 2 नॉन करंट लायबिलिटी तो है नहीं क्वेश्चन में, लेकिन करंट लायबिलिटी है। और करंट लायबिलिटी जरा देखना परचेजिंग की कितनी है। परचेजिंग की करंट लायबिलिटी कितनी है? 30 लाख, 20 लाख। और उसकी उठाकर कितने लाए हो? 2 लाख। और इसमें से 1 लाख कॉन्ट्रा माइनस होगा। 1 लाख कॉन्ट्रा माइनस होगा, कितना बचेगा? 29 लाख। बोलते हो 29, फिर बात को बोलते हो 21। चलो जी, ये हो गया आपका टोटल। फिर आते हैं इधर एसेट साइड। और एसेट में नंबर 1 नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट में देखो, एक तो है पीपीईस, और पीपीईस में कोई चेंज है नहीं, जितना था उतना ही रहेगा। पहले बताओ परचेसिंग का 25 लाख, और उसका कितना उठा कर लाए? 15 लाख। तो टोटल हो जाएगा 40 लाख। अच्छा जी, एक देखो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट दे रखे हैं, तो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट कितने हैं? 5 लाख। ये सिर्फ परचेजिंग के ही हैं। और फिर आएगा करंट एसेट। करंट एसेट यहां पर आएगा नंबर 2 करंट एसेट्स। करंट एसेट में एक तो टोटल बताओ, पहले परचेजिंग का बताओ 20 लाख। फिर बताओ उसका उठाकर जो लाए 5 लाख। इस 5 में से एक तो माइनस होगा कॉन्ट्रा, और एक स्टॉक रिजर्व माइनस होगा 10,000 का, है ना? स्टॉक रिजर्व। तो कॉन्ट्रा 1 लाख और माइनस 10,000 आपका माइनस होगा स्टॉक रिजर्व। बोलो कितना हो? 25, 24 लाख, 23 लाख 90,000। 23 लाख 90,000। ठीक है, ये इधर का टोटल आ जाएगा। बस 2 वर्किंग नोट आपको बनाने हैं, एक शेयर कैपिटल का और एक रिजर्व एंड सरप्लस का। ये 2 वर्किंग नोट बनेंगे। एक शेयर कैपिटल का वर्किंग नोट बनेगा, एक रिजर्व एंड सरप्लस का। ठीक, हटा दूं इसे? आइए जी, पहले नोट 1। नोट 1 में आएगा शेयर कैपिटल, और शेयर कैपिटल में इक्विटी शेयर ही आएगा, और तो कोई है नहीं, तो इक्विटी शेयर कैपिटल। अब ये बताओ, पहले से वेंडर कंपनी, परचेजिंग कंपनी के अपने शेयर कितने थे?
20,000 शेयर थे और परचेजिंग कंपनी ने वेंडर को कितने शेयर इशू करे? 15 या 10? 10,000 शेयर इशू करे हैं, ठीक है ना। शेयर था 150 का, लेकिन शेयर इशू करे हैं 10, तो 10,000 ये तो इशू हो गए फ्रेश। तो टोटल नंबर ऑफ शेयर कितना हो जाएगा? 30,000 शेयर ऑफ ₹100, ये हो जाएगा शेयर कैपिटल 30 लाख। और यहां पर आप एक नोट लिखकर बता देना, 10,000 शेयर्स ऑफ ₹100 issued on amalgamation। अमालगमेशन पर इशू करे गए हैं 10,000 शेयर। फिर है नोट 2, और नोट 2 है रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस में एक तो कैपिटल रिजर्व आया था। बताओ जी, कैपिटल रिजर्व कितना आया था? 3 लाख। 3 लाख में से आपने 10,000 माइनस करना है। कौन सा वाला? स्टॉक रिजर्व वाला, क्योंकि आपने स्टॉक रिजर्व को क्रेडिट किया था और कैपिटल रिजर्व को डेबिट किया, तो ये हमारा बचेगा 2,90,000। ठीक है। अच्छा, एक हमारे पास सिक्योरिटी प्रीमियम भी आया था। 10,000 शेयर हमने इशू करे थे और 50 रुपए के हिसाब से देखो प्रीमियम आया था, वो कितना था? 5 लाख। और एक देखो परचेजिंग कंपनी का अपना जनरल रिजर्व या जो भी दे रखा था, रिजर्व एंड सरप्लस। तो अदर रिजर्व एंड सरप्लस ऑफ परचेजिंग कंपनी, वेंडर का नहीं लेकर आना कोई भी, ध्यान रखना। वेंडर का सिर्फ स्टैट्यूटरी रिजर्व लाते हैं, वो भी फिर कैंसिल कर देते हैं अमालगमेशन एडजस्टमेंट रिजर्व से माइनस करके। तो अदर रिजर्व एंड सरप्लस ऑफ बेस्ट लिमिटेड, वो कितने हैं बताना? 10 लाख। और अब इनका टोटल लगा लो, 17,90,000। 17,90, ठीक है। 17,90,000। अब इनको उठाकर बैलेंस शीट में लिख दो, शेयर कैपिटल को भी और रिजर्व एंड सरप्लस को भी, और बैलेंस शीट मैच करवाओ। देखो हो रही है? देखो बेटा, यहां पर लिखेंगे शेयर कैपिटल, तो शेयर कैपिटल कितना? 30 लाख। और ये है 17,90,000। बताइए कितना? 90,000। और ये भी आ जाएगा 68,90,000। ठीक, ये बैलेंस शीट हमारा मैच कर गया। बताओ जी, होगी नोटिंग? होगी सबकी? चलो एक आध क्वेश्चन आपको होमवर्क दे दूं, ताकि घर जाकर थोड़ा बिजी रहो। वैसे तो तुम लोग कुछ करते नहीं हो। एक बार क्वेश्चन नंबर 6 ट्राई कर लेना। 6, ठीक है। 6 नंबर एक बार देख लेना, अगर होता है तो ठीक है, मतलब करना है, नहीं तो फिर मैं करवाऊंगा। ये 6 नंबर।
हाँ, अभी 6 नंबर ही देख लेना, ठीक है। जी जी, 6 नंबर होमवर्क है। ये आपका क्वेश्चन होमवर्क है। चलिए जी, थैंक यू वेरी मच।